नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और स्वागत करने के साथ हम एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देते हैं और हमेशा देते रहेंगे जब तक कि आप हमसे जुड़ नहीं जाते। परीक्षा जंक्शन के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां से मैं क्लास भी लेता हूं, आपको क्लास अवेलेबल होती है यूट्यूब से, उसको पहले सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उसके बाद यानी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे परीक्षा जंक्शन के जितने भी पेजेस हैं उनको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे क्विज वगैरह भी डाली जाती हैं, क्लासेस भी डाली जाती हैं। और जितनी भी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, जैसे कि मैथ्स की क्लास है, आपकी जीके और जीएस की क्लासेस जो चल रही हैं उनको भी आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन से जुड़ी जितनी भी सूचना है आप तक पहुँचती रहेंगी। चलिए तो अब बात कर लेते हैं। और जैसे कि मुझे पता चला है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है, खुशखबरी भी है आपके लिए, क्योंकि आपको युद्ध के मैदान में अब उतरना है। और युद्ध के मैदान में उतरने के लिए आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उस स्ट्रेटेजी से यदि आप काम कर पाएंगे तो युद्ध जीतने में आसानी होगी। हालांकि युद्ध जीतना इतना कठिन है भी, बात कह सकते हैं, इतना सरल भी नहीं है, लेकिन युद्ध जीतने में आसानी इसलिए होती है ताकि आपको स्ट्रेटेजी पता होती है। जैसे चाणक्य भी कहते हैं, और आज हम थिंकर्स को ही पढ़ाने वाले हैं, तो चाणक्य की बात एक बार रख देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सेना का मतलब होता है यहां पर रणनीति, ले लीजिए, जिस व्यक्ति की रणनीति जितनी ज्यादा अच्छी होती है वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा पारदर्शी और युद्ध में विजय ही होता है। क्योंकि चाणक्य ने हमेशा उस व्यक्ति की बात की है, उस राजा की बात की है जो हमेशा जीतने की इच्छा रखता है। जो व्यक्ति जीतने की इच्छा रखता है, विजय पाने की आशा रखता है, वही व्यक्ति चाणक्य के अर्थशास्त्र में सेट हो जाता है। तो चलिए, आचार्य चाणक्य हमारे भारतीय आचार्यों में से एक चाणक्य की बात कर रहे थे और आज थिंकर्स को आगे लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब एक बार। इंडियन थिंकर्स, ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इंडियन थिंकर्स में मैं आज चाणक्य पढ़ाने वाला हूं, यानी चाणक्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल अभी 25 या 30 मिनट का लेक्चर लिया था चाणक्य के ऊपर, तो चाणक्य का उसमें मैंने परिचय वगैरह, चाणक्य की शिक्षा वगैरह, चाणक्य के अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बताई थी। आज हम चाणक्य को और ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। और चाणक्य को पढ़ के आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आपको अपने जीवन में कैसे वो चाणक्य को उतारना है। क्योंकि एक बात कही जाती थी प्राचीन समय में, जब चाणक्य जीवित थे, तो एक बात कही जाती थी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा उस समय ऐसा नहीं था जो चाणक्य का शिष्य ना रहा हो। क्योंकि चाणक्य का शिष्य बनना अपने आप में एक सौभाग्यशाली होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब चाणक्य का आप शिष्य बनो, यानी चाणक्य आपके गुरु हैं। तो कितनी बड़ी बात थी उस समय। और उसमें से एक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य से शिक्षा ली और एजुकेशन लेकर, ट्रेनिंग लेकर, सारी चीजें लेकर, ज्ञान लेकर, पूरा ज्ञान का भंडार लेकर, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक बना, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक बना और मौर्य वंश की नींव रखी। तो जब मैंने आपको महापद्मानंद के प्रधानमंत्री शक्टार के बारे में कहानी पढ़ा रहा था, तो चाणक्य का अपमान हुआ उस समय। और आचार्य चाणक्य का जब अपमान होता है तो आचार्य चाणक्य महापद्मानंद से, पूरे मंत्रिमंडल की भरी सभा में ये चाणक्य ऐलान करता है महापद्मानंद से, और कहता है कि हे पद्मानंद, जब तक मैं तेरा विनाश नहीं कर दूंगा, जब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यानी एक तरह से अपने आप को ही उन्होंने वचन दे दिया था। और आचार्य चाणक्य ये कहते हुए उस सभा से चले गए, बिल्कुल आग बबूला होते हुए, तपे हुए एकदम, वो बिल्कुल यहां से चले जाते हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ कहानियां हैं। लेकिन आज हम चाणक्य के राजा के कर्तव्यों की बात करना चाहते हैं। चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में यह कहता है, तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में यह कहता है कि मैं अपने राजा को कभी भी भोग विलासी नहीं बनाना चाहता। यानी चाणक्य का राजा कभी भी भोग विलासी, नाच रंग देखने वाला नहीं हो सकता, वो कभी निरंकुश नहीं हो सकता। यानी चाणक्य यह कहता है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा की कुछ दिनचर्या सेट होती है। और मैं आपको बता दूं, चाणक्य अपने राजा की दिनचर्या कैसे सेट करता है। जैसे कि आज मैं आपका गुरु हूं, तो यदि मैं आप किसी भी शिष्य की दिनचर्या सेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा। उससे कहूंगा कि 1 घंटे 3 घंटे सुबह स्टडी निकालनी है, फिर थोड़ा बहुत ब्रेक लेना है, खाना खाना है, थोड़ा आराम करना है, फिर उसके बाद 3 घंटे का स्लॉट निकालना है, ठीक है, फिर थोड़ा दोस्तों से शाम के टाइम बात करने बाहर चले जाना है, फिर रात के टाइम फिर 3 घंटे का स्लॉट निकालना है। यानी दिन में करीबन 9 घंटे की स्टडी करनी है। तो मैंने किसी बच्चे के लिए टाइम टेबल बना दिया,
उसी के समान चाणक्य भी अपने राजा के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा राजा कभी भी भोग विलासी नहीं हो सकता, मेरा राजा कभी ये जो नाच रंग होता है, यानी जहां पर गोपियां नाचती हैं, ऐसा राजा मेरा कभी नहीं हो सकता। यानी मेरा राजा तो हमेशा अपने कार्यों में विलीन होना चाहिए। और अपने चाणक्य ने अपने राजा की दिनचर्या को 24 घंटों, जो 24 घंटे होते हैं उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो हर घंटा 1.5 घंटे के निकल कर आता है। यानी वो कहता है कि मेरा राजा 24 घंटे का सदुपयोग करता है और सबसे बड़ी बात कि मेरा राजा 4 घंटे सोने के लिए पर्याप्त है। यानी राजा को केवल 4 घंटे ही विश्राम करना चाहिए, 4 घंटे के अलावा वो विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि राजा है, राज्य का स्वामी है, राज्य का पूरा प्रधान है, मुखिया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य को संभाले, प्रजा की रक्षा करे, सेना की देखभाल करे, कुछ सामाजिक कल्याणों में अपना हाथ बटाए, ये सारी चीजें, और अपनी इकोनॉमी को देखता रहे, ये सारी चीजें राजा के कर्तव्य में आती है। तो आज हम चाणक्य के अर्थशास्त्र में पहले तो राजा की दिनचर्या को उसने 24 घंटे को 16 बार डिवाइड किया, तो करीबन हर घंटा 1.5 घंटे का निकल कर आया और 1.5 घंटे के हिसाब से उसने राजा की दिनचर्या को सेट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम राजा के चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों को पढ़ना चाहते हैं, और चाणक्य के अर्थशास्त्र में टॉपिक रहेगा राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्य। अच्छा, राजा के क्या कर्तव्य हो सकते हैं? देखो, राजा के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि राजा चाणक्य के अर्थशास्त्र यह कहता है कि मेरा राजा, यानी मेरा राजा मतलब है कि मेरे अर्थशास्त्र में जो एक राजा के कर्तव्य होते हैं उसकी डेफिनेशन में पहला जो ड्यूटी है उसकी वो है वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाना। ये वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है? आप सभी को पता है कि मनु ने भी समाज को 4 इकाइयों में डिवाइड किया था। सभी को पता है कि मनु हो तो चाणक्य हो, यानी मनु या फिर चाणक्य, कोई भी हो, इन्होंने हमेशा समाज को 4 भागों में डिवाइड किया है बच्चों। जैसे कि पहला था ब्राह्मण वर्ग, दूसरा हुआ करता था क्षत्रिय वर्ग, और तीसरा हुआ करता था ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, और क्षत्रिय वर्ग के अलावा एक था वैश्य वर्ग, और एक हुआ करता था शूद्र वर्ग। क्या था? शूद्र वर्ग। ठीक है, तो चाणक्य ने और मनु ने समाज को 4 इकाइयों में बांटा, और समाज को 4 इकाइयों में बांटने के आधार पर, यानी वो व्यक्ति जिस धर्म में पैदा हुआ है उसका वही काम होना चाहिए, चाणक्य भी कहता है और मनु भी कहता है। तो राजा के कर्तव्य में मुझे इतनी बात पता चली कि, और इसी को कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था इसी को कहा जाता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। तो चलिए पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं राजा के कर्तव्यों को लेकर। तो यहां पर डालेंगे सभी राजा के कर्तव्य। अब देखो, राजा के कर्तव्य में पहला कर्तव्य जो आपके पास निकल कर आता है, पहला कर्तव्य कहता है कि राजा के कर्तव्य में पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था के धर्म का पालन करवाए। यानी चाणक्य कहता है कि यदि राजा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति और राजा की प्रजा से वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाता है, और राजा के आदेश को मानकर प्रजा का हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अधीन रहते हुए काम करता है, तो वह प्रजा हमेशा सुखी रहती है। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति है, आज मुझे ही ले लीजिए आप, यदि मैं धर्म के अनुसार काम कर रहा हूं तो मैं ज्यादा सुखी रहूंगा, क्योंकि मैं अनुशासित रहूंगा, मेरे अंदर की जो सोच है वो बिल्कुल शुद्ध रहेगी, प्योर रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के अधीन रहते हुए काम नहीं करता है वह व्यक्ति पथ से भटक जाता है, और जब व्यक्ति पथ से भटकेगा तो सीधी बात है कि वह अपने लिए नरक के द्वार खोलेगा। तो कुल मिलाकर चाणक्य कहता है कि यदि राजा अपने राज्य की प्रजा के हर व्यक्ति से, उसका पहला कर्तव्य है कि प्रजा के हर व्यक्ति से वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाए, और प्रजा का यह कर्तव्य है कि वो राजा के अनुसार उसके द्वारा दिए गए पथ पर चले और धर्म के अनुसार ही कार्य करे। यदि प्रजा का हर व्यक्ति धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, वर्ण व्यवस्था का पालन कर रहा है,
तो उसकी प्रजा हमेशा सुखी रहेगी, और जब प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी रहेगा। तो कुल मिला के पहला आता है कर्तव्य कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाना, पालन करना, यह आता है पहला कर्तव्य राजा का, जो चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। चाणक्य का दूसरा कर्तव्य क्या कहता है? चाणक्य के अनुसार राजा का दूसरा कर्तव्य होता है कि नियुक्ति संबंधी कार्य करना। क्या होता है? नियुक्ति संबंधी कार्य करना। अब नियुक्ति संबंधी कार्य कैसे करना? जैसे कि आपको पता है कि राजा राज्य का स्वामी होता है, और जब राजा राज्य का स्वामी है तो राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा अमात्यों यानी मंत्रियों की नियुक्ति करे, प्रशासन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करे और सचिव की नियुक्ति करे। यानी कुल मिला के मंत्रियों की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना और सचिवों की नियुक्ति करना, यह राजा का कर्तव्य होता है। आज की राजनीति में भी आप देख सकते हैं कि आज की राजनीति और संविधान में भारत का राष्ट्रपति ही संवैधानिक पदों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल करता है। चलिए, तो अब इसमें आता है तो जैसे कि मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, और उसके अलावा जैसे अमात्य बोला गया है, अमात्य। एक आता है प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करना। किसकी? प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करना। तो ये सारे काम कहता है कि राजा का काम दूसरा कर्तव्य ये होता है। और तीसरा कर्तव्य जब राजा की बात करते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा का तीसरा कर्तव्य है दंड व्यवस्था का प्रावधान करना। किसका? दंड व्यवस्था का प्रावधान करना, दंड व्यवस्था का प्रावधान करना। यानी चाणक्य कहता है कि राजा को प्रजा की रक्षा करते हुए और प्रजा की संपत्ति की रक्षा करते हुए, यानी प्रजा की रक्षा करते हुए अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले तत्वों और असामाजिक तत्व फैलाने वाले तत्वों को दंड देना चाहिए। आप मुझे बताइए कि यदि मैं क्लास में हूं और क्लास में मैं ये अनाउंस करता हूं कि यदि मेरे सामने 100 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं ये कहता हूं पहले दिन मेरी क्लास है, पहला ही दिन है मेरे क्लास का, यानी बच्चों का और आमना सामना मेरा पहले ही दिन हुआ है, तो मैं ऑफलाइन बैच में ये कहता हूं बच्चों से कि यदि अब जो हमारा पहला दिन है और अंतिम यात्रा तक हम सफर करेंगे एक साथ, आप और मैं, हम मिलकर, यानी हम आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, तो यही बात मैं भी क्लास में भी कहता हूं कि दंड व्यवस्था कैसी होती चाहिए। देखें, यानी इस क्लास को अनुशासित बनाए रखने के लिए मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बच्चों की हर स्थिति में उनका साथ दूंगा, लेकिन जो इस क्लास में अनुशासन को भंग करने वाले असामाजिक तत्व बैठे हैं या अव्यवस्था को उत्पन्न करने वाले जो भी एलिमेंट्स यहां पर बैठे हैं, जो भी बच्चे बैठे हैं, मैं उनको दंड दूंगा। तो कुल मिला के यहां पर वही बात आती है। राजा कहता है कि मैं अपनी प्रजा का सुरक्षा करने में कोताही नहीं बरतूंगा, पहली बात, यानी मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा करूंगा, लेकिन अव्यवस्था और असामाजिकता और सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों को मैं दंड भी दूंगा। तो इसका मतलब है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा का तीसरा कर्तव्य आता है दंड व्यवस्था का प्रावधान। उसके बाद हम चौथे कर्तव्य की बात करें तो चौथा कर्तव्य आता है किसका? कर व्यवस्था का प्रावधान करना। तो कर व्यवस्था की देखभाल करना, कर व्यवस्था, और कर व्यवस्था हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालती है। कर व्यवस्था का प्रावधान करना या कर व्यवस्था की देखभाल करना, एक ये काम आता है। ये चौथा कर्तव्य है राजा का। पांचवा कर्तव्य जो आता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पांचवा कर्तव्य यह कहता है कि युद्ध करने को लेकर। किसको? युद्ध करने को लेकर। चलो, युद्ध से पहले राजा का एक और कर्तव्य होता है, मैं आपको बता देता हूं। राजा का कर्तव्य है सामाजिक कल्याण के काम करना, यानी सोशल वेलफेयर का काम करना, सामाजिक कल्याण का कार्य करना, कल्याण का कार्य करना। चाणक्य यह कहता है कि यदि राजा वर्णाश्रम धर्म का पालन व्यक्तियों से करवा रहा है और खुद उसका अनुसार पालन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। नियुक्ति संबंधी कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कर व्यवस्था की देखभाल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और दंड व्यवस्था का प्रावधान भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजा का पांचवा कर्तव्य यह भी होना चाहिए कि वो सामाजिक कल्याण के कामों में भी अपना हाथ बटाए। जैसे कि मान लो
राजा है किसी राज्य का, उस राज्य में सभी धनवान लोग तो नहीं रहते होंगे, ठीक है, कुछ गरीब लोग भी रहते होंगे, कुछ गरीब हैं तो कुछ असहाय भी हैं, यानी जिनको सहारे की जरूरत है। तो कुल मिला के राजा ये कहता है कि नहीं, चाणक्य ये कहता है कि मेरा राजा सामाजिक कल्याण के कामों में भी हाथ बटाने की कोशिश करे। जैसे कि सामाजिक कल्याण के कामों का मतलब होता है जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, जिन या बे महिलाएं जिनका पति नहीं है, असहाय हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या करना, उनके लिए कुछ सामाजिक कार्य कल्याणों में वृद्धि करना। दूसरी बात, किसानों के लिए कृषि व्यवस्था की देखभाल करना, और अमीरों पर कर को ज्यादा लगाना, और अमीरों पर जब कर ज्यादा लगेगा तो उस धन को गरीबों में बांट देना, ठीक है, बांध बनाना, सड़क बनाना, जल मार्ग बनाना, जल की व्यवस्था करना। तो ऐसे कामों को सामाजिक कल्याण में डाला गया है। तो ये होते हैं सामाजिक कल्याण के काम। जैसे कि इसमें कह सकते हैं कि गरीबों की सहायता करना, गरीबों की सहायता करना, उसके अलावा बांध बनाना, बांध का निर्माण करना, सड़क बनाना, ये सारे काम है। चलिए अब पांचवा जो कार्य है, ये पांचवा कार्य था। छठा कार्य आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा कार्य ये कहता है कि युद्ध करना। और सबसे बड़ी बात है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र अपने राजाओं के सभी कर्तव्यों में से युद्ध करना जो राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। अब आप बोलेंगे सर, कोई चाणक्य किसी राजा को युद्ध करने को लेकर क्यों उत्साहित कर रहा है? आपको पता होना चाहिए कि वो राजा को ये ऐसा क्यों उकसा रहा है कि वो युद्ध करे। देखो, चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक शब्द का उल्लेख किया गया है जिसे कहते हैं बिजुगिसु राजा। क्या कहते हैं? बिजुगिसु राजा। ये शब्द को आपको देखना पड़ेगा। ये बिजुगिसु राजा जो है, बिजिगिसु राजा, बिजिगिसु राजा। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक राजा को केंद्र में रखा गया है जिसका नाम है बिजिगिसु राजा। बिजिगिसु राजा एक्चुअली में व्यक्ति का नाम नहीं है, यह व्यक्ति का गुण है कि वह राजा जो विजय पाने की इच्छा रखे उसको बिजिगिसु राजा कहते हैं। और चाणक्य का अर्थशास्त्र यही कहता है कि यदि मेरे अर्थशास्त्र के केंद्र में जैसा राजा मुझे चाहिए वैसा राजा मैंने अपने अर्थशास्त्र में रखा है, और वो राजा ऐसा होना चाहिए बिजुगिसु प्रकार का, यानी विजय की इच्छा रखने वाला व्यक्ति या विजय की इच्छा रखने वाला राजा बिजुगिसु कहलाता है। अब बिजुगिसु यानी विजय की इच्छा, यानी वह राजा जो समय समय पर अपने साम्राज्य और अपने संसाधनों में वृद्धि करता रहे, यानी अपने आस पड़ोस के साम्राज्यों को जीतने के प्रयास करे। और जीतने का प्रयास वो तभी करेगा जब वो अपने पड़ोसी साम्राज्य पर युद्ध करेगा। तो कुल मिला के चाणक्य कहता है कि मेरा राजा समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर और साम्राज्य बड़ा करने पर और आर्थिक और संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए वो युद्ध करता रहे और अपने आसपास पड़ोस के जो साम्राज्य हैं उनको जीतने का प्रयास करता रहे ताकि साम्राज्य में वृद्धि होती रहे। तो एक्चुअली में चाणक्य का मुझे थोड़ा बहुत यहां पर ऐसा लगता है कि चाणक्य साम्राज्यवादी है। चाणक्य थोड़ा बहुत साम्राज्यवादी है, मुझे ऐसा लगा। यहां पर जब मैंने ये बात देखी तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि चाणक्य कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी विचारधारा का है, क्योंकि साम्राज्यवादी विचारधारा यही कहती है कि जो अपने संसाधनों में, जो अपने साम्राज्य में अधिक से अधिक विस्तार करता रहता है, उसको एक्सटेंड करता रहता है, वही साम्राज्यवादी कहलाता है। जैसे कि आज के समय में चीन की सरकार साम्राज्यवादी सरकार कहलाती है। अब चीन की सरकार साम्राज्यवादी है तो कैसे है? क्योंकि आपको पता है कि आए दिन चीन की सरकार और चीन की सेना लद्दाख की तरफ, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर लद्दाख की तरफ, गलवान घाटी की तरफ, पेंगोंग लेक की तरफ कोई ना कोई मुठभेड़ करती रहती है, अपने कैंपों को भारतीय सीमा में लाकर खड़ा कर देती है। तो कुल मिला के मुझे चीन की सरकार साम्राज्यवादी लगी, तो इसलिए मैंने, और जब मैं चाणक्य को पढ़ा तो चाणक्य कहता है कि मेरा राजा बिजुगिसु प्रकार का होना चाहिए, यानी वह राजा जो विजय पाने की इच्छा रखे, और वही राजा विजय पा सकता है जो अपने आस पड़ोस के सभी साम्राज्यों पर युद्ध करके उन्हें जीतने का प्रयास करे। तो चलिए, तो इसका मतलब है यानी राजा अपने साम्राज्य को युद्ध के
माध्यम से, युद्ध के माध्यम से बढ़ाता रहे ताकि राजा अपनी प्रजा के लिए संसाधनों को इकट्ठा कर सके। चलिए, तो कुल मिला के चाणक्य ने अपने युद्ध करने की नीति में एक बिजुगिसु राजा की बात की है। इस बात को लिख लेना, यहां पर है बिजुगिसु राजा, बिजुगिसु राजा। यह बात कहता है चाणक्य। कितनी अच्छी बात कही है। अब आप भी तो युद्ध कर रहे हैं ना। यदि आप युद्ध नहीं कर रहे तो मुझे बताइए। आप सरकारी नौकरी के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस युद्ध के मैदान में उतरना चाहते हैं, और युद्ध के मैदान में उतरने का मतलब है कि आप अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। बड़े बूढ़े कहावत कहते थे बेटा, जैसे आज आप बेरोजगार हैं, मान लीजिए आपके पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करने के दौरान आपके पास अभी रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार हैं, तो आपकी रजाई छोटी है। लेकिन चाणक्य कहता है कि रजाई को छोटा मत रखिए, रजाई को बढ़ाते जाइए। यानी आपकी आज लाइफ स्टाइल कैसी है, कैसी होगी लाइफ स्टाइल, नॉर्मल। लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी लगती है आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के यही चीज कहना चाहता है कि अपनी लाइफ स्टाइल में जैसे आप हर दिन हर समय वृद्धि करते रहते हैं कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, है ना, मेरे पास एक अच्छा सा बंगला हो ना, यही तो चीज है, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये सारी बातें आपके अंदर क्यों आई? क्योंकि आप जो है विजय पाने की इच्छा रखते हैं, और जो इंसान विजय पाने की इच्छा रखता है वो यकीनन अपने साम्राज्य में या अपनी लाइफ स्टाइल में वृद्धि करता ही रहता है। चलिए, तो कुल मिला के आपने राजा के कर्तव्य पढ़े, वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाना जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है, नियुक्ति संबंधी कार्य, दंड व्यवस्था का, कर व्यवस्था का, सामाजिक कल्याण का और युद्ध करने का। लेकिन चाणक्य के एक साइकोलॉजी से मैं बहुत उसका फैन हो गया। मनु ये कहता है कि ब्राह्मण वर्ग समाज का सबसे ऊंचा वर्ग है। चाणक्य भी कहता है कि ब्राह्मण वर्ग बेशक समाज का सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त वर्ग है, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय वर्ग का काम है सेना में काम करना, ब्राह्मण वर्ग कभी सेना में नहीं आ सकता। लेकिन चाणक्य ने मनु से एक बात डिफरेंट कही है। मनुस्मृति में मनु जो कह रहा है, आप उसको ध्यान से सुनना एक बार। मनुस्मृति में मनु ये कह रहा है कि सेना में काम करने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग को है, यानी शूद्र वर्ग कभी सेना में काम नहीं कर सकता और वैश्य कभी सेना में काम नहीं कर सकता। लेकिन चाणक्य इस बात में थोड़ा डिफरेंट है। चाणक्य कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर शूद्रों और वैश्यों को भी सेना में शामिल कर लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर, यदि आवश्यकता नहीं है तो शूद्र वर्ग को और वैश्य वर्ग को सेना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मनु तो किसी भी हालत में शूद्र को सेना में शामिल करना ही नहीं चाहता, लेकिन चाणक्य तो कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर शूद्र वर्ग को भी क्षत्रिय वर्ग में शामिल कर लेना चाहिए। चलिए, तो ये थे आपके राजा के कर्तव्य जो मैंने सब कुछ तरीके से बताया, आपको पूरे खुल के बताए, समझा के बताए। चलिए, आप इस पर अब थोड़ी लिख दोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी? यदि मैं आपसे बोलूं कि इस पर एक पेज लिख के बता दो राजा के कर्तव्य पे, हर शब्द पे आप कोई ना कुछ लिख ही दोगे, क्योंकि मैंने सब प्रकार से आपको बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन बार बार उठता है और ये क्वेश्चन मनु में भी उठा था और अब भी उठेगा। एक क्वेश्चन है मेरे सामने कि मनु ने अपनी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में जब राजा का उल्लेख किया तो उसने राजा को एक तरह से निरंकुश बताया है, राजा को निरंकुश बताया है। और इस पर कई सारे विचारकों ने, कई सारे वेस्टर्न फिलोसफर ने मनु पर यह आरोप लगाया है कि मनु का राजा जो है, मनुस्मृति में जो राजा दे रखा है वो निरंकुश जैसा है, यानी अनकंट्रोल है, उसको कंट्रोल नहीं किया सकता। यानी मनु ने अपने राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि मान लिया है। ईश्वर का प्रतिनिधि वो हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधि होने का दावा करेगा वो निरंकुश भी हो सकता है। तो मनु की मनुस्मृति में राजा थोड़ा बहुत निरंकुश बताया गया है, लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र में कभी भी राजा को निरंकुश नहीं बताया गया है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं बताना चाहूंगा, चलिए, तो एक क्वेश्चन अपने दिमाग में डालिए, और क्वेश्चन यह है कि क्या चाणक्य के अर्थशास्त्र में
क्या चाणक्य के अर्थशास्त्र में, क्या चाणक्य के अर्थशास्त्र में, क्या चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा निरंकुश प्रवृत्ति का है? निरंकुश प्रवृत्ति का हो सकता है, प्रवृत्ति का हो सकता है। मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछा कि क्या चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो राजा का उल्लेख किया गया है, क्या राजा निरंकुश हो सकता है? और निरंकुश राजा उसे कहते हैं, जैसे आपको पता है कि मनु की मनुस्मृति में जब राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत बताया गया था, तो राजा की उत्पत्ति ईश्वर के 8 गुणों से, यानी 8 देवी देवताओं के गुणों से सर्वगुण संपन्न मानी गई थी। और मनु ये कहता है कि मेरा राजा ईश्वर के 8 देवी देवताओं से मिलकर बना है और ईश्वर का प्रतिनिधि है, और मेरा राजा कभी भी जनता के लिए जवाबदेह नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति जवाबदेह होता है। तो इस कथन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मनु ने अपने राजा को निरंकुश बना दिया है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और मनु ने अपने राजा पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा कोई विधि विधान नहीं बताया है। उसने अपनी मनुस्मृति में ऐसा उल्लेख कभी किया ही नहीं है। हाँ, वो और सारे विचारक हुए, उन्होंने अपने मनु को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए थोड़े बहुत विधान दे दिए हों, थोड़े बहुत कानून बता दिए हों, तरीके बता दिए हों कि राजा पर भी कंट्रोल लगा सकते हैं, लेकिन मनु ने खुद अपने शब्दों में नहीं कहा ऐसा कि मैं अपने राजा पर कंट्रोल लगाने के लिए क्या क्या करूंगा। लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र में चाणक्य ने, कौटिल्य ने साफ साफ बोला है कि यदि अर्थशास्त्र में साफ साफ कहा है कि मेरे राजा पर अंकुश लगाने के मेरे पास कई तरीके हैं, मैं अपने राजा को कभी भी निरंकुश प्रवृत्ति का नहीं बना सकता। चलिए अब वो क्या क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, चाणक्य जानता है, चाणक्य यह भी कहता है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में या चाणक्य के अनुसार राजतंत्र दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का शासन है। चाणक्य ने हमेशा राजतंत्र का ही समर्थन किया है बच्चों, जिसे कहते हैं मोनार्ची सिस्टम। क्या कहते हैं? मोनार्ची, मोनार्चियल। तो राजतंत्र का मतलब है मोनार्चियल, जिसमें राजा या रानी का शासन होता है। और चाणक्य ने शासन के सर्वश्रेष्ठ प्रकारों में राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना है चाणक्य ने। और वो कहता है कि चाणक्य जब राजतंत्र को मानता है तो राजतंत्र का सबसे बड़ा मुखिया राजा या स्वामी होता है, जो राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, जो राज्य का स्वामी होता है वह राजा होता है। ठीक है, तो राजा पर अंकुश लगाने के कई सारे तरीके हैं। तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किन किन तरीकों की बात की है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, चाणक्य कहता है कि मेरे शासन में, यानी मेरा राजा निरंकुश प्रवृत्ति का है। और कैसे है? क्योंकि मैं अपने राजा पर अंकुश लगाने की बात करता हूं, और राजा पर अंकुश लगाने का पहला काम होता है अनुबंधवाद। क्या होता है? अनुबंधवाद। अनुबंधवाद। चाणक्य यह कहता है कि सबसे पहला, यानी चाणक्य के राजा पर अंकुश लगाने का पहला तरीका अनुबंधवाद है। क्या है? अनुबंधवाद। ठीक है, अनुबंधवाद का मतलब होता है एक दूसरे से प्रॉमिस करना। कभी आपने किया है प्रॉमिस एक दूसरे से? जब आप सुंदर पलों में एक बेस्ट मोमेंट जब लाइफ का आता है, आप और वो आमने सामने बैठे हैं, वो सुंदर सुंदर बाणी से, यानी आपकी जो मोहतरमा है, आप और आपकी मोहतरमा आमने सामने बैठे हैं, बड़े प्यार से एक दूसरे से वादा कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ वादा कर रही है आपसे, आपको बड़ा मजा आ रहा है कानों को सुनने में मीठी मीठी आवाजों से। आप फिर वो बोलती है मोहतरमा कि आशिक आप भी तो कुछ वादा कीजिए, आपने वादा कर दिया। यानी जब लोग एक दूसरे से अपने वादे करते हैं और एक दूसरे को किए गए वादे को निभाते हैं, वो कहलाता है अनुबंधवाद। ठीक है, आपने भी कभी किसी को वादा करते हुए सुना है? बिल्कुल। और क्या उसे निभाते हुए देखा है? हाँ, आज की दुनिया में यदि कोई वादा कर भी रहा है, वो निभाएगा या नहीं निभाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप उसकी आंखों को देखिए पहले। यदि कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है तो उसकी आंखों में कितनी सच्चाई है, इस बात को आप देखना एक बार।
यदि उसकी आंखों में कहीं ना कहीं तक सच्चाई है, तो मैं बता रहा हूं कि जो इंसान वादा कर रहा है वो निभाएगा भी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज आप निभाएं उसके लिए वादा करना जरूरी है। साइकोलॉजी तो यह कहती है कि वादे करने वाले वादे निभाते भी हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलते हैं लाइफ में, जिंदगी में, जो वादे करते भी नहीं है लेकिन निभाते बहुत कुछ है। तो इसलिए वादे करने वालों पर कभी भरोसा करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो इंसान वादे किए बिना सब कुछ निभाने की कोशिश कर रहा है और निभा रहा है जिंदगी भर, तो यकीनन मानिए वो कोई फरिश्ता ही हो सकता है। इसलिए यह बात चाणक्य ने अपने शब्दों में कैसे कही, चलिए इसको जान लेते हैं एक बार। चाणक्य कहता है अनुबंधवाद, और अनुबंधवाद का मतलब होता है कि राजा और प्रजा के बीच में की बात है। जैसे आपके और आपके मोहतरमा के बीच की बात होती है, जब वो आपसे वादा करती है, आप उनसे कुछ वादा करते हैं, ठीक है, डेट्स फिक्स होती हैं, ठीक है, मीटिंग्सें होती हैं, दोनों एक अपना बेस्ट मोमेंट स्पेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें कोई भी है, चाहे आपका कोई कलीग है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई घर का नौकर ही क्यों नहीं है, यदि आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे कुछ चाहने की कोशिश कर रहा है। यदि आपसे वो प्रॉमिस कर रहा है तो आप भी उसको कोई प्रॉमिस दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस का मतलब होता है विश्वास। उससे दो रिश्तों के बीच में एक डोर बन जाती है, एक धागा बन जाता है। और रिश्ते का सबसे बुनियादी सिद्धांत होता है विश्वास। यदि आप पर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो डेफिनेटली सी बात है कि वो रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। या तो आप तोड़ दोगे या फिर सामने वाला तोड़ देगा। लेकिन चाणक्य कहता है कि मेरा राजा और मेरी प्रजा के बीच में पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। किसका? पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र की हर चीज का ख्याल रखता है, उसी प्रकार राजा भी अपने प्रजा की हर चीज का ख्याल रखे। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब पिता और पुत्र आपस में जैसे वादा करते हैं, जैसे आप भी तो अपने पिताजी से बोल के आए होंगे ना कि पिताजी देखना अगली बार दिवाली पे जब आएंगे ना तो हाथ में जॉइनिंग लेटर लेकर आएंगे और आपके हाथ में ही थमाएंगे, जॉइनिंग लेटर होगा हमारे हाथ में। ये बात आपने घर पे बोल के आए होंगे, आप बोल के आए हैं ना। अब जरा गौर कर लीजिए कि वो जो बात बोलकर आए हैं वो एक तरह से वचन हो गया, एक तरह से प्रॉमिस हो गया। और जब आप प्रॉमिस करके आए हैं तो निभाने की जब बात आती है तो लोग मुकर जाते हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आ जाता है और वहां से प्रॉमिस हट जाता है। याद रखना, जो बच्चे अपने पिताजी से, अपने माताजी से जो प्रॉमिस करके आए हैं, प्लीज उस पर आज गौर करना। या कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि प्रॉमिस नहीं करके आता लेकिन 1 साल के भीतर पिताजी के हाथ में जॉइनिंग लेटर थमा देता है कि लीजिए। चलिए, तो अनुबंधवाद में चाणक्य कहता है कि जब प्रजा अपने राजा को चुनती है, तो प्रजा वास्तव में राजा से यह कहना चाहती है कि हमें आपको चुनने में बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए आज से और अभी से हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे राजा। तो प्रजा ने राजा से यह वादा तो कर दिया। जब राजा अपने प्रजा से यह वादा करता है कि जनता आपने मुझे चुना, मुझे यह काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपकी सुरक्षा, मैं आपकी रक्षा और मैं आपका पालन पोषण करूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आज से और अभी से आपके लिए कोई भी जन और धन के रूप में आपको क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, आपका नुकसान नहीं करूंगा, आपका शोषण नहीं करूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा। तो कुल मिला के जब प्रजा राजा से यह प्रॉमिस करती है कि हम आपके आदेश का पालन करेंगे, तो राजा का भी यह कर्तव्य होता है कि वह भी अपनी प्रजा से यह वादा करे कि मैं आपकी अवहेलना, आपकी अपेक्षा कभी नहीं करूंगा, आपका शोषण कभी नहीं करूंगा। तो इसका मतलब प्रजा और राजा के बीच में जो वादा हुआ है उसी को कहते हैं अनुबंधवाद। और अनुबंधवाद से राजा अपने कर्तव्यों को निभाने में हमेशा थोड़ा अवेयर रहता है। क्या रहता है? अवेयर। क्योंकि जब वो ऐसा कोई गलत काम करेगा तो उसे प्रजा से किए गए वादे का ध्यान आ जाएगा और वो ध्यान करेगा कि मैंने प्रजा से क्या वादा किया था। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में यह भी कहा गया है कि राजा एक वेतन भोगी होता है। क्या होता है? वेतन भोगी होता है। यानी राजा को भी हर महीने उसी कोष से वेतन मिलता है जो एक छोटे सैनिक को मिलता है। तो राजा यदि काम नहीं करेगा तो उसको वेतन भी नहीं मिलेगा, और राजा काम करेगा
तो उसे वेतन मिलेगा। तो कुल मिला के राजा के अंदर यह डर होना चाहिए कि यदि मैं जनता के लिए काम नहीं करूंगा, यदि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे वेतन नहीं मिलेगा, और मैं जनता की अवहेलना करूंगा तो जनता एक दिन खड़ा होकर एक क्रांति को जन्म देगी और वह क्रांति मेरा सर्वनाश कर देगी। तो राजा यहां पर बॉन्ड हो गया। राजा ने सोचा कि यदि मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे वेतन नहीं मिलेगा, मुझे वेतन नहीं मिलेगा। और राजा ये सोचता है कि मैं जनता के साथ शोषण करूंगा, जनता की अवहेलना करूंगा, जनता के साथ अन्याय करूंगा, जनता के अधिकारों को मिटाने की कोशिश करूंगा, तो जनता एक साथ मिलकर एक क्रांति को जन्म देगी और वह क्रांति मुझे मार डालेगी। वह क्रांति राजा का सर्वनाश करती है, याद रखना। आज भी यही बात है। आज मुझे बताइए कि हमारा देश ब्रिटिशों का गुलाम रहा, ब्रिटिश की सरकार 150 और 200 सालों से अधिक यहां पर क्यों नहीं टिक पाई? क्योंकि भारतीय जनता का सरकार को समर्थन नहीं था। भारतीय जनता जब जनता सरकार के हर फैसले की अवहेलना करने लग जाती है ना, तो समझ लो कि वो सरकार ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। यही बात है। इसलिए जब जब जनता ने राजा को धुतकारा है, राजा को सत्ता से उतारने की कोशिश की है, तब तब राजा का नाश हुआ है। इसलिए राजा का सबसे बड़ा सुख है कि वो प्रजा के सुख में ही सुख रहे। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। अनुबंधवाद में यह कहता है कि यदि राजा की प्रजा द्वारा, या फिर एक बात सीधे लिख लेते, हाँ चलो ये लिख लेते, प्रजा द्वारा राजा से किया गया वादा, प्रजा द्वारा राजा से किया गया वादा तथा राजा द्वारा प्रजा से भी किया गया वादा, राजा द्वारा प्रजा से भी किया गया वादा, प्रजा से भी किया गया वादा, ठीक है, यानी ये अनुबंधवाद है। कुल मिला के थोड़ा बहुत बता देते हैं। चलिए इसको हटा दीजिए, डेफिनेशंस बहुत बड़ी हो जाएंगी इसकी फिर। अच्छा, अब दूसरा सिद्धांत आता है। राजा कहता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र कहता है कि मेरा दूसरे प्रकार, यानी राजा पर अंकुश लगाने का दूसरा तरीका क्या है? वो है धार्मिक नियंत्रण, यानी धार्मिक नीतियों के अधीन, धार्मिक नीतियों एवं रीति रिवाजों के अधीन, यानी चाणक्य कहता है कि यदि मैं राजा पर दूसरे तरीके से अंकुश लगाने की बात करूंगा तो मैं धार्मिक नीतियों के अनुसार, हालांकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य को धर्म से और धर्म को राज्य से कनेक्ट नहीं किया गया है, दोनों को अलग रखकर बताया गया है, क्योंकि चाणक्य एक यथार्थवादी विचारक है और यथार्थवादी विचारक कभी भी राज्य को धर्म से और धर्म को राज्य से कनेक्ट करके नहीं चलता। लेकिन राजा ने बोला है कि धार्मिक नीतियों का मतलब है कि जो राजा अपने धर्म के अनुसरण या धर्म का पालन करते हुए अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अपने प्रजा का सुख का ध्यान रखता है, वही राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता, वह राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता। चलिए दूसरी बात आती है, तीसरी बात आती है। चाणक्य कहता है कि मैं अपने राजा पर अंकुश लगाने के लिए तीसरे तरीके का इस्तेमाल करूंगा, वो है मंत्री परिषद की सलाह। क्या है? मंत्री परिषद की सलाह। मंत्री परिषद की सलाह। तो मंत्री परिषद की सलाह में मुझे एक बात समझ में आती है, यह मंत्री परिषद की सलाह का मतलब कहना चाह रहा है कि चाणक्य कहता है कि मेरा राजा कभी भी, यानी राजा को कभी भी अपने स्वयं विवेक से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा यदि स्वयं विवेक से काम करेगा तो राजा की पद और गरिमा को देखते हुए वह निरंकुश हो जाएगा, और राजा निरंकुश होगा तो वह प्रजा और अपना खुद का नाश करेगा। इसलिए राजा को कभी भी अपने स्वयं विवेक से काम नहीं करना चाहिए, राजा को अपने मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करे, और राजा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, अपनी शक्तियों का प्रयोग वो केवल मंत्री परिषद की सलाह और उसके परामर्श पर ही करेगा, और प्रशासन भी चलाएगा तो प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता लेगा। यह बात कही गई है चाणक्य ने कि राजा कभी भी अपने स्वयं विवेक से कार्य नहीं कर सकता, राजा को अपने मंत्रियों की सलाह लेनी ही होगी। चलिए उसके बाद आता है चौथा तरीका। चौथा तरीका कहता है कि राजा पर और अंकुश लगाने के लिए
या राजा को निरंकुश ना बनाने के लिए उसकी शिक्षा यानी उसकी एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वह राजा कभी भी बुरे रास्ते पर चलने की ना सोचे। यानी उसकी शिक्षा और उसकी प्रशिक्षण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। राजा कहता है, तो चाणक्य कहता है कि राजा को यदि शुरुआत से ही एजुकेशन दी जाए, उसे शिक्षा दी जाए, उसे वेदों का ज्ञान दिया जाए, तो वह राजा कभी भी अपने लिए नरक के द्वार तथा कभी भी अपने द्वारा गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेगा वो राजा कभी। क्योंकि जिस व्यक्ति में एजुकेशन है उसमें सोचने समझने की क्षमता है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल करेगा तो वो अपने लिए ही नरक के द्वार खोलेगा। तो चाणक्य कहता है कि राजा को एजुकेशन और उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वह कभी भी निरंकुश प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो अनुबंधवाद, धार्मिक नीतियां, रीति रिवाज, मंत्री परिषद की सलाह और शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यह बात होनी चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए एक बहुत बड़े विचारक हुए जिनका नाम है श्री कृष्ण राव। क्या है? श्री कृष्ण राव। श्री कृष्ण राव कहते हैं कि मुझे पता था या मुझे पता है कि चाणक्य का राजा कभी भी निरंकुश प्रवृत्ति का नहीं हो सकता, कि चाणक्य का राजा या चाणक्य के अर्थशास्त्र में कभी भी कोई राजा निरंकुश प्रवृत्ति का नहीं हो सकता, क्योंकि चाणक्य ने अपने राजा को धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के अधीन बनाया है। चाणक्य ने अपने राजा को राजा बनाने से पहले उसको पहले एजुकेशन दी है, उसको ट्रेनिंग दी है, उसको मैनिपुलेट किया है, तब जाकर वह राजा बना है। आप मुझे बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था वो व्यक्ति, चाणक्य का शिष्य था। जो व्यक्ति चाणक्य का शिष्य है, जिस राजा को बनाने के लिए चाणक्य ने इतने वर्षों तक एक बच्चे को शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी, और उसके बाद वो राजा बना, और राजा ही नहीं बल्कि अपने वंश का संस्थापक बना। हु इज द फादर ऑफ मौर्य वंश? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बड़ी बात है। चलिए, इसका मतलब वो भी निरंकुश नहीं था, बिंदुसार भी निरंकुश नहीं था, सम्राट अशोक भी निरंकुश प्रवृत्ति का नहीं था। मैं तो एक की नहीं बल्कि तीन राजाओं की बात कर रहा हूं। कोई भी निरंकुश नहीं था, क्योंकि ये तीनों ही चाणक्य से एजुकेशन लिए थे, ट्रेन थे चाणक्य के द्वारा। तो चलिए, श्री कृष्णदेव कहते हैं कि मैं जानता हूं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, निरंकुश नहीं हो सकता। निरंकुश नहीं हो सकता है, क्योंकि चाणक्य ने अपने राजा को धर्म के अधीन, धर्म व नीति शास्त्र के अधीन बनाया है। और नीति शास्त्र का मतलब होता है एथिक्स। एथिक्स के अधीन बनाया है। और एक और है सालेटोर। जो सालेटोर नाम के विचारक हैं वो यही थोड़ा सा बदल के कहते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि चाणक्य ने अपने राजा को निरंकुश इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि भारत की जनता एक ऐसी जनता है जो कभी भी निरंकुश राजा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसका मतलब श्री कृष्णदेव तो थे ही, इसके अलावा एक विचारक और हुए जिनका नाम है सालेटोर। सालेटोर नाम के विचारक ये कहते हैं कि चाणक्य ने अपने राजा को निरंकुश इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वह जानता है कि भारत की जनता कभी भी निरंकुश राजा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सालेटोर कहते हैं। तो लिख लीजिए कि क्योंकि भारत की जनता कभी निरंकुशकारी राजा को
निरंकुशकारी राजा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। चलो खबर तो खैर बाद में बता देंगे, वो खबर बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर बड़ी खबर है और बड़ी भी खबर है, तो इसके लिए थोड़ा बाद में इंतजार कीजिए उसके लिए। चलिए बहुत अच्छी बात। अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सालेटोर तो बेचारा कहते ही हैं, श्री कृष्ण राव भी कहते हैं। आगे चलते हैं तो आपको आंसर मिल गया कि चाणक्य के साथ में राजा कभी निरंकुश प्रवृत्ति का क्या हो सकता है, क्या नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नहीं। क्योंकि चाणक्य ने, देखो, जो व्यक्ति अपनी किताब में, अपने वेदों में, अपने ग्रंथों में इस बात को साफ साफ लिख देता है कि मैंने अपने राजा पर नीतिगत यानी पॉलिसी तरीके से और इंस्टीट्यूशन तरीके से अपने राजा पर कंट्रोल लगाने की बात का उल्लेख किया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं अपने राजा को कभी भी निरंकुश नहीं देखना चाहता। कुल मिलाके वो यही कहना चाहते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन का जवाब आपको यहां से मिल गया कि चाणक्य का राजा कभी निरंकुश प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट, चाणक्य के उसमें राजा के कर्तव्य में ही अब आते हैं चाणक्य की कानून व्यवस्था या चाणक्य की दंड व्यवस्था देख लेते हैं। चलो एक बार, तो चाणक्य की दंड व्यवस्था कैसी है, तो सभी डालेंगे चाणक्य की दंड व्यवस्था। चाणक्य की दंड व्यवस्था कैसी है? देखिए बच्चों, चाणक्य की दंड व्यवस्था में मुझे इतना बताया जाता है कि चाणक्य की दंड व्यवस्था में यह कहा जाता है कि चाणक्य का राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा की और प्रजा की संपत्ति की रक्षा करे और अव्यवस्था और असामाजिकता और सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ दंड का विधान करे, दंड की व्यवस्था करे। वही राजा अति उत्तम होता है। तो राजा ने अपने दंड व्यवस्था में क्या कहा है, तो आप लिख सकते हैं कि चाणक्य के अनुसार, इस बात को थोड़ा सा लिख लेना, चाणक्य ने बताया कि राजा को प्रजा एवं उसकी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा एवं उसकी संपत्ति की रक्षा करे, प्रजा एवं उसकी संपत्ति की रक्षा करे तथा अव्यवस्था फैलाने वाले और तथा असामाजिक तत्वों और सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले तत्वों के खिलाफ सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले तत्वों के खिलाफ और सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले तत्वों के खिलाफ दंड की व्यवस्था करे। तो यह कहता है चाणक्य, ठीक है। अच्छा, चाणक्य ने राजा को यह बताया कि चाणक्य अपने राजा को यह आदेश देता है, अर्थशास्त्र में चाणक्य कहता है कि मेरे राजा को एक काम और करना चाहिए कि दंड व्यवस्था में यदि मान लो कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने अपराध कर दिया है, किसी महिला ने अपराध कर दिया है और वो गर्भवती है या वो महिला है, तो बच्चों और महिलाओं की स्थिति, निर्बल स्थिति को देखते हुए उनके लिए दंड की व्यवस्था थोड़ी कम बनाए। यानी एक मान लो बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उससे मान लो गलती से क्या हुआ जैसे कि कभी कभी क्या होता है, 2 बच्चे खेल रहे हैं मान लो, ठीक है, या आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा एथिकल एग्जांपल है।
एक बच्चा है, मान लो 6-7 साल का है, 6 साल का बच्चा आराम से चल पाता है, ठीक है, दौड़ नहीं पाता, चल पाता है अच्छे से। तो मान लो 4 या 5, 6 साल का बच्चा है, वो खेलते खेलते क्या हुआ, उसके घर में जो पेरेंट्स हैं, जो पिताजी हैं, वो तो ऑफिस चले गए थे और माताजी जो थी वो किचन में काम कर रही थी। तो एक बच्चा 5 साल का चलते चलते रेलिंग की तरफ चला गया, जो रेलिंग मतलब बालकनी होती है ना घरों की तरफ, जो फ्लैट्स में आपने बालकनी देखी होंगी, वहां चला गया, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ, एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था उसी बालकनी में, उसने वो पत्थर उठाया, क्योंकि खेल खेल में उसे भी नहीं पता था कि क्या हो जाएगा, उसने वो पत्थर उठाया और वो तुरंत उस बालकनी में से नीचे फेंक दिया, ठीक है, या कैसे भी फेंक दिया, फेंक दिया। अब क्या होता है, जैसे ही वो पत्थर नीचे गया, अब वो वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति के सिर पर जाकर लगा पत्थर, है ना। इसका मतलब यह था कि कुल मिला के उस पत्थर से नीचे से गुजरने वाले उस व्यक्ति की सर पर लगने से मौत हो गई। वो ऑन द स्पॉट उसका सर फट गया, क्योंकि एक तो ऊपर से गिरा, अब ऊपर से गिरेगा तो थोड़ा उसकी गति तेज होगी, उसका मोशन तेज होगा, और मोशन के कारण क्या हुआ, सीधे जब सर पर लगा उस व्यक्ति के जो नीचे से गुजर रहा था, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। अब अपराध किसने किया, अपराध तो बच्चे के द्वारा हुआ है, लेकिन उसका इंटेंशन कतई ऐसा नहीं था, उसका इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं इस नीचे से गुजरने वाले व्यक्ति की मौत का अंजाम हूं, यानी मैं इसको मारना चाहता हूं, वो ऐसा भी नहीं था। क्योंकि उस बच्चे से खेलते खेलते उसने वो पत्थर देखा, तो उस पत्थर को उसने नीचे लुढ़काना चाहा, एक गेंद समझी उसने कि गेंद है, ये तो बॉल है। तो इसका मतलब कि जब बच्चे से कोई अनइंटेंशनली अपराध हो भी जाता है, तो वह अपराध तो है, लेकिन वो अनइंटेंशनली होता है। तो उस बच्चे पर थोड़ी बहुत दया की जाए और उसकी दंड की प्रवृत्ति को थोड़ा कम किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोड़े मारना शुरू कर दे राजा, उसे उल्टा लटका दे हाथ पैर बांधकर, ठीक है, उसके अंगों को काट दे, ऐसा राजा नहीं चाहिए मुझे, वो ये कहना चाह रहा है। चलिए, और जैसे कि मान लो बच्चा नहीं है, कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, अब गर्भवती महिला से कोई क्राइम हो जाता है, तो मैं मानता हूं कि उसको बराबर का दंड मिलना चाहिए, लेकिन राजा को यह सोचना चाहिए कि अब महिला है, मान लो कोई है 26 साल की महिला है, ठीक है, 26 साल, 27 साल, 28 साल की महिला मान लीजिए, 28 साल की कोई लड़की है, उसकी शादी वादी हो गई, अब उससे कोई अपराध हो गया, लेकिन जिस समय अपराध हुआ था उस समय वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। अब आप कहेंगे सर 28 साल की लड़की में इतना तो दिमाग होता है कि मुझे किसी को मारना है या किसी को नहीं मारना, क्योंकि उसके अंदर वो इंटेंशन तो था। तो मैं मानता हूं कि उस लड़की से इंटेंशन के साथ अपराध तो हुआ है, और राजा को वही सजा देनी चाहिए जो औरों के साथ देता है। लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है, जो प्रेग्नेंट है वो महिला, उसकी क्या गलती है, उस बच्चे की क्या गलती है, मुझे एक बात बताइए। यदि राजा उस गर्भवती महिला को कोड़े मारेगा भी, तो दर्द किसको होगा, उस बच्चे को होगा जो पेट में है अभी। तो इसलिए राजा को यहां पर सोचना चाहिए उस बच्चे की क्या गलती। तो कुल मिलाकर गर्भवती महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, ठीक है, और बच्चों पर थोड़ी बहुत दया करनी चाहिए राजा को। तो चलिए, ये मैं चाणक्य का फैन हो गया सच में, यानी चाणक्य ने अपनी दंड व्यवस्था में क्या बात कही यार, मजा आ गया। लेकिन आज भी हमारे संविधान में ऐसा ही है, 18 वर्ष से कम, जो 17-16 साल से, अब तो 16 साल हो गई है, 16 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति यदि अपराध कर भी देता है तो वो नाबालिग की श्रेणी में आता है, उसको फांसी नहीं हो सकती। हां, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाएगा तब उसको फांसी दे दी जाएगी। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि चाणक्य अपने राजा को आदेश देता है, चाणक्य अपने राजा को आदेश देता है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की निर्बल स्थिति को देखते हुए दंड की प्रकृति बदल दे या दंड की प्रकृति कम कर दे, देखते हुए
दंड की प्रकृति को कम करे, दंड की प्रकृति को कम कर दे, कम कर दे या माफ कर दे। कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि चाणक्य तो भैया बहुत कठोर व्यक्ति है, चाणक्य तो लोहे के समान है, चाणक्य का दिल पिघलता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि चाणक्य कठोर होता तो शायद वो आज ऐसे बयान नहीं दे रहा होता। समझ गए ना? वो बच्चे को भी वही सजा देता जो कि एक 38 साल और 40 साल के अपराध करने पर किसी व्यक्ति को दी जाती है। देखो चाणक्य किन किन बारों के बारे में सोच रहा है, आज भी संविधान हमारे बारे में यही सोचता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इससे आगे का चाणक्य की दंड व्यवस्था को पूरा कराया जाएगा और चाणक्य ने कितने प्रकार की दंड कानूनों के बारे में उल्लेख किया था कि दंड कितने प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए हम अगले पार्ट में मिलेंगे आपसे और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कैसा लगा ये लेक्चर चाणक्य वाला? क्योंकि चाणक्य को पढ़ना अपने आप में एक सौभाग्य है। चाणक्य के आप शिष्य तो नहीं बन सकते इस समय, और शायद चाणक्य आज होते तो सबसे पहला शिष्य तो मैं ही बनता उनका। हाँ, क्योंकि चाणक्य का शिष्य बनने में एक सौभाग्यशाली और एक बहुत बड़ी बात है। और उस समय जो शिष्य रहे होंगे, ग्रेटफुल यार, मजा आ गया एकदम। मतलब चाणक्य के जिस समय के दौर में, काश मैं उस समय का होता आज, तो मैं बहुत अच्छा लगता मुझे, क्योंकि चाणक्य को जब पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो सोचो कि अब साक्षात चाणक्य खड़े हो तो उनसे पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। खैर, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में और इसको आगे बढ़ाएंगे और इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को, इंटरेस्टिंग थिंकर्स को आगे ले जाते हुए इस यात्रा को समाप्त करेंगे। चलिए, तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना एक बार, ठीक है? और शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी लोग इस लेक्चर को देख सकें, और सजेशन बॉक्स में कमेंट भी जरूर छोड़िएगा, ठीक है? सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।